हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 13 है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसके ऊपर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ये चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, अगर आपको इसके बेसिक में कहीं कोई दिक्कत है या फिर इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में कहीं कोई दिक्कत है तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उससे, पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा रखा है जिसमें हमें सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात पहचानना है। ये इसलिए क्योंकि अगर हो सकता है ये चैप्टर किसी ने बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो तो यहाँ से एक बार आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक कि कौन सीधा अनुपात है, कौन प्रतिलोम अनुपात है। उसके बाद जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक, चलिए देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक, तो जो पहला वाला है इसमें बोला गया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, मैंने आपको जब सीधा और प्रतिलोम अनुपात समझाया था तो मैंने कहा था कि मान लो कोई x और y दो तरह की कोई चीज़ें हैं, ये आपस में सीधे अनुपात में होंगी अगर एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है या फिर एक के घटने से दूसरी घट जाए। मतलब जो एक के साथ हो वही दूसरे के साथ होना चाहिए, तब वो सीधा अनुपात होगा। लेकिन अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है या फिर किसी एक चीज़ के कम होने से दूसरी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम बोलेंगे वहाँ पे उल्टा अनुपात है, यानी कि वो प्रतिलोम अनुपात में है। तो आप एक सिंपल सी बात सोचो, अगर आपने कुछ व्यक्तियों को काम पे लगा रखा है और आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दो, मान लो पहले 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब आपने 10 व्यक्ति काम पे लगा दिए। अब क्योंकि आपने व्यक्ति ज़्यादा कर दिए हैं तो वो काम जल्दी हो जाएगा, यानी कि अगर आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हो तो जो समय है वो घट जाएगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको मान लो होमवर्क मिला, आप अकेले होमवर्क को कर रहे हो, ज़्यादा समय लगेगा। अगर आपका कोई दोस्त है, आपके कोई भाई बहन है, वो भी आपके साथ उस काम को करें तब वो काम जल्दी हो जाएगा। मतलब व्यक्तियों की संख्या अगर आप बढ़ाओगे तो कार्य करने में लगा समय कम हो जाएगा, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक के बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये दोनों कैसे अनुपात में होंगे, प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई व्यक्तियों की संख्या और कार्य करने में लगा समय ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो एक तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। आप याद रखना जो चाल है ना वो एक समान है, हमें किसके किसके बीच में बताना है, लिया गया समय और तय की गई दूरी। तो एक बात बताओ यार, मतलब जिस स्पीड से चल रहे हो वो स्पीड नहीं बदलेगी, वो स्पीड सेम रहेगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी चाल घटा बढ़ा लो, चाल यहाँ पे एक समान रहनी चाहिए। समय और दूरी के बीच में क्या होगा ये हमें बताना है। तो एक बात बताओ यार, अब मान लो कोई 1 घंटा चला 5 किलोमीटर गया, ठीक है, यानी कि वो हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर तय कर रहा है। तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे, वो 2 घंटे चलेगा तो वो 10 किलोमीटर चला जाएगा, 3 घंटे चलेगा तो 15 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे आप समय बढ़ाओगे दूरी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि चाल जो है वो एक समान है। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यहाँ तो सीधा अनुपात हो गया। ठीक है ना, तो यानी कि ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है बल्कि ये समान अनुपात या सीधा अनुपात है। ठीक है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा कि ये समान अनुपात या सीधा अनुपात है। हमें सिर्फ वो पहचानना है जैसे प्रतिलोम अनुपात है। तो पहले में था, दूसरे में प्रतिलोम अनुपात नहीं है, सीधा अनुपात है। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो यार ये भी सिंपल सी बात है, आप यार छोटे से खेत में फसल बोओगे, ठीक है, तो कम फसल होगी। खेत बड़ा कर दोगे, है ना, तो फसल ज़्यादा होगी। उससे बड़ा कर दोगे और ज़्यादा होगी। सारी कंडीशन बाकी हमें सेम मान के चलनी है। ठीक है ना, तो मतलब जितना बड़ा खेत उतनी ज़्यादा फसल। ठीक है ना, जैसे जैसे आप खेत बढ़ाते रहोगे फसल भी बढ़ती रहेगी। तो ये भी समान अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात नहीं है, समान अनुपात है। ठीक, चौथे की अगर हम बात करें तो एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, समय और चाल की बात कर रहे हैं। तो यार सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे किस किस की बात की जा रही है, समय और किसकी बात की जा रही है, चाल की। तो सीधी सी बात है यार, देखो अगर आप तेज चलोगे यानी कि अपनी स्पीड आपने बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच जाओगे, यानी टाइम कम लगेगा। ठीक है, आप धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर आप अपनी चाल बढ़ा रहे हो तो टाइम कम हो जा रहा है, या फिर अपनी चाल घटा दे रहे हो तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। आपने जब स्कूल कभी जाते हो अगर आप लेट हो जाते हो तो आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कि आप फिर जल्दी जल्दी चलने लगते हो, अपनी स्पीड बढ़ा लेते हो ताकि आप जल्दी पहुंच पाओ। तो मतलब अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिलोम अनुपात में होगा। तो पहला प्रतिलोम अनुपात में है और चौथा। इसके बाद देखो जो अगला है
इसमें क्या है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, तो ये भी प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्यों? क्योंकि यार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हर एक के हिस्से में आने वाली जमीन जो है, प्रति व्यक्ति जो भूमि है वो कम हो जाएगी। इसको आप सिंपली समझ सकते हो, पूरे देश की जनसंख्या छोड़ दो, मान लो कि आपके पिताजी के पास कुछ जमीन है, ठीक है, मान लो 100 मीटर स्क्वायर है। अगर आप अकेले हो अपने घर में तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो आप दो भाई हो, अगर आप दो भाई हो तब ये पूरा नहीं होगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि तब हर एक के हिस्से में 50 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति ज्यादा होते जाएंगे इसके टुकड़े उतने ज्यादा होते जाएंगे और ये छोटी चीज होती जाएगी हर एक के हिस्से में जो आ रही है। ठीक है ना, अकेला था तो 100, दो हो गए तो 50-50 हिस्से में आएगी, चार होंगे तो 25-25 हिस्से में आएगी। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, तो ये भी प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो पहला, चौथा और पांचवा ये प्रतिलोम अनुपात में है, दूसरा और तीसरा समान अनुपात में है या फिर सीधे अनुपात में। ठीक है, अब देखो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चन करने के लिए जब मैंने आपको ये चैप्टर बताया था तो कहा था कि हमेशा हम एक सारणी बनाएंगे x और y की, जो भी दो चीजें हमें दी जाएंगी एक को x मान लेंगे दूसरे को y मान लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि चलो मान लो x1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे सीधा अनुपात या समान अनुपात है तब आप सवाल कैसे करोगे, x1 बटे में y1 बराबर रख देना x2 बटे में y2। ठीक है, ये करने का तरीका था। अगर ये सीधे अनुपात में है तो, और अगर ये प्रतिलोम अनुपात में है तो x और y1 को गुणा करोगे, यानी x1 y1 बराबर x2 y2, अगर ये प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, तो इस तरह से करना था। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे अपना जो मेन क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी का उदाहरण तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बोला गया है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर हो। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले एक सारणी बना लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें दो चीजें हैं, एक तो जो भी वस्तु है उसकी वास्तविक लंबाई और एक उसके छाया की लंबाई। तो जो भी वस्तु है उसकी वास्तविक लंबाई को मैं x बोल दे रहा हूँ और उसकी छाया की लंबाई को मैं y बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि टीचर को पता रहे मैंने किसको x बोला किसको y। मैंने कहा वस्तु की जो लंबाई है उसको मैं दिखा रहा हूँ x से, और जो छाया की लंबाई है ना, वस्तु की छाया की लंबाई उसे मैं शो कर रहा हूँ y से। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब वस्तु यानी कि खंबा उसकी लंबाई 14 मीटर है, ठीक है, और ये लंबाई मीटर्स में है भाई। ठीक है, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद समान स्थिति में हमें उस पेड़ की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये x है, तो ये x1 हुआ, यहाँ पे मान लो x2 है, ये हमें नहीं पता x2 क्या है, पेड़ की लंबाई, और इसकी छाया की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, तो जो x के आगे लिखा है इसे आप x1 x2 समझो, जो y के आगे लिखा है इसे आप y1 y2 समझो। तो हम बोलेंगे कि यार देखो समान स्थिति है, मतलब सेम टाइम पे निकाला जा रहा है, सूरज वहीं पे है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी छाया भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है ना, तो मतलब अगर वस्तु बढ़ाएंगे तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, वस्तु छोटी होती जाएगी तो छाया की लंबाई भी छोटी होती जाएगी। तो मतलब यहाँ पर x और y जो हैं, x और y समान अनुपात में है। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, समान अनुपात में। और जब मैंने आपको बताया था कि जब समान अनुपात में होंगे तो अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे में y2। ठीक, तो यहाँ पे इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 समझो। तो यहाँ पर ये हो गया 14 बटे में 10 बराबर x2 बटे में 15। x2 मैंने किसे माना समझ में आ गया होगा आपको, x2 है पेड़ की लंबाई और उसके सामने 15, यानी कि उसकी छाया की लंबाई 15 थी। तो हमें पेड़ की छाया की लंबाई तो पता है लेकिन पेड़ की लंबाई नहीं पता, तो मैंने पेड़ की लंबाई को x2 बोल दिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पहले लिख भी सकते हो, माना पेड़ की लंबाई है x2। तो यहाँ से देखो 14 बटे 10 तो अपनी जगह रहेगा, नीचे वाले 15 इधर ले आओ, इस तरफ क्या बचा x2, भाई x2 के नीचे 15 था इधर आ गया। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 गुणा में 3 करोगे 21। ठीक है, x2 कितना आ गया 21। मतलब जो पेड़ की लंबाई है, पेड़ की लंबाई
वो है 21 मीटर। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। आप देखो जो अगला प्रश्न है ये है उदाहरण 7। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो यार, यहां पर जो समय है, ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूं x मिनट में, चलो दिखाऊंगा मैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है पाइपों की संख्या। ठीक है ना, जो पाइपों की संख्या है, पाइपों की संख्या, इसको मैं दिखा रहा हूं y से। तो अगर मैं एक सारणी बनाऊं, जैसे ही आप सारणी बनाओगे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें 2 चीजें दी गई है, लिया गया समय और कितने पाइप लगे हैं टंकी को भरने के लिए। ठीक है, समय मैं यहाँ मिनट में दिखा रहा हूँ, याद रखना आप। तो यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट में 6 पाइप, यानी समय जो x है उसके आगे लिखूंगा 1 घंटा 20 मिनट। अब याद रखना आप, 1 घंटा 20 मिनट जो है, ठीक है, इसको आप क्या करो, पहले मिनट में बदल लो। तो 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 60 मिनट यहाँ से आ गए और 20 मिनट यहाँ से आए। 60 और 20 कितना, 80 मिनट हो गया टोटल, है ना। तो यहाँ से जो ये 80 मिनट है मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ। ठीक है, 80 मिनट है ये, और कितने पाइप लगे हैं, 6 पाइप, है ना। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 60 और 20 80 मिनट। तो 80 मिनट 6 पाइप अगर भरें तो 80 मिनट में भर देंगे टंकी को। अब हमसे क्या बोला गया था कि उसी प्रकार के केवल 5 पाइप ही हैं। देखो पाइपों की संख्या को मैंने y दिखाया है, तो यहाँ पे जो 5 है वो पाइप हैं, तो y के आगे 5 लिखोगे। ठीक है, तो वह टंकी कितने समय में भरेगी, यानी समय हमें बताना है। समय को मैंने क्या माना, x, यानी x के आगे जगह छोटी रहेगी, तो यहाँ पे इसको x1 x2 मान लो। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे माना x2 समय में या x2 मिनट में। ठीक है, क्योंकि हमने मिनट माना है, यहाँ पे आप लिखना माना x2 मिनट में 5 पाइप इसको भर देंगे। यहाँ पे लिख लेना माना x2 मिनट में 5 पाइप टंकी को भर देंगे, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखो x और y के बीच में अनुपात क्या है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं, यहाँ पर x व y प्रतिलोम अनुपात में। यहाँ पे सीधा अनुपात नहीं है, यहाँ पे कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। अच्छा, कैसे पता लगा हमें कि प्रतिलोम अनुपात में है यहाँ पे x और y? सीधी सी बात है यार, जब ज़्यादा पाइप, सोचो ये टंकी ये रही, टंकी ये रही, ठीक है, ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, चौथा पाइप, पांचवा पाइप, छठा पाइप, सारे पाइप इसको भर रहे हैं एक साथ, सब में से पानी गिर रहा है, तो ये टंकी जल्दी भर जाएगी। जैसे आप इसमें से एक पाइप हटा दोगे, यानी 5 पाइप रह गए, तो अब क्योंकि जो 6 का काम था वो 5 लोगों को करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम लेंगे भाई, है ना। और ज़्यादा पाइप ले आओगे, अब मान लो यहाँ पे 6 की जगह 18 पाइप ले आओ, टंकी और जल्दी भर जाएगी। मतलब अगर पाइपों की संख्या बढ़ा दोगे टंकी जल्दी जल्दी भरेगी। तो एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो जा रहा है, जैसे हम पाइप बढ़ा रहे हैं समय कम लग रहा है, तो यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अनुपात होगा, उल्टा अनुपात, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। और मैंने आपको बताया जब भी प्रतिलोम अनुपात हो तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, x1 गुणा y1 बराबर होगा x2 गुणा y2 के। ठीक है ना, अगर ये सीधा अनुपात होता तो x1 बटे y1 लिखते, बट क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। x1 किसको बोलेंगे, जो x के सामने है इसे हम x1 समझेंगे, जो y के सामने इसे y1, ये x2 और ये y2, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक, तो x1 की जगह कितना है 80 गुणा में y1 की जगह कितना है 6, x2 की जगह पे x2, y2 की जगह पे कितना है 5। तो यहाँ से अगर मैं x2 का मान निकालूं तो यहाँ पे 80 गुणा में 6, 5 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, 5 से काटोगे 16 पंजे 80, यानी 16 बार कट जाएगा। 16 गुणा में 6 96, तो x2 कितना आया 96। याद रखना कि जो x2 आया है 96, ये 96 मिनट है, ये 96 क्या है, मिनट है भाई। हमें सब कुछ घंटे में दिया गया था, तो आप यूं कह सकते हो कि 96 मिनट का मतलब 1 घंटा। ठीक है, देखो 1 घंटे में 60 मिनट निकाल दो और कितना बचा 36 मिनट, तो 1 घंटा 36 मिनट में भर जाएगी टंकी अगर 5 पाइप हैं तो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उदाहरण 4, इसमें बोला गया है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी
दूसरे में पूछा गया है 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमें दूरी और समय की बात है। ठीक है, और जो गाड़ी की चाल है वो एक समान चाल है, कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, समय और दूरी। तो हम यहाँ पे सारणी बनाने में क्या करेंगे, एक्स और वाई पे क्या दिखा रहे हैं पहले ये बता देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना समय, समय को मैं दिखा रहा हूँ एक्स से, मान लो एक्स जो है वो समय मिनट में दिखा रहा हूँ, और उसके बाद क्या है दूरी, जो दूरी है वो मैं वाई मान लो चलो किलोमीटर में दिखा रहा हूँ। किस में दिखा रहा हूँ, किलोमीटर में। तो अगर मैं एक सारणी बनाऊँ तो सारणी कैसी नजर आएगी, देखना जरा एक बार। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। x किस में है, मिनट में है, y किस में है, किलोमीटर में है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें दी गई है कि जो चाल है वो एक समान है, जो चाल है वो घटती या बढ़ती नहीं है। ठीक है, चाल क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा और अगर कन्वर्ट करूं तो आप कह सकते हो कि चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा का यही मतलब है कि एक घंटे में, हर एक घंटे में जो गाड़ी है वो 75 किलोमीटर आगे चली जाती है, यही कह सकते हो। अब क्योंकि मैंने यहाँ समय को मिनट में लिया है तो जरा इसको एक बार चेंज करके लिखूं मैं थोड़ा और अच्छे से। तो यही तो मतलब है कि 75 किलोमीटर चली जाती है हर एक घंटे में। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टेबल में लिखूं तो x क्या है, समय, समय कितना, अगर 60 मिनट है समय, तो यहाँ पे दूरी यानी कि y कितनी है, 75 किलोमीटर। इतना तो हमें दिया गया है। ठीक, अब अगर मैं पहले केस के लिए टेबल में सारणी बनाऊं तो पहले केस में क्या है, 20 मिनट। 20 मिनट मतलब समय है, यानी समय के आगे 20 लिखना है। समय x है तो इसके आगे मैंने 20 लिख दिया। और कितनी दूरी तय करेगी, मतलब दूरी हमें नहीं पता, तो दूरी की जगह मैंने ये y1 हो गया, ये y2 हो गया लिख दिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा भी है। दूसरे हिस्से में कहा है 250 किलोमीटर, यानी किलोमीटर वाली वैल्यू दी गई, यानी दूरी दी गई है, y दी गई है 250 दूसरे केस में, और यहाँ पे हमें समय बताना है यानी x बताना है। तो x1 x2 x3 मान लो इसको, चलो ठीक है। तो पहले केस में 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माना 20 मिनट में दूरी, ठीक है, 20 मिनट में दूरी कितनी मानी हमने, y2। ठीक, अब इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे x और y है किसमें, एक बात ये भी है कि x और y है किसमें, यहाँ पे कि यहाँ पे x और y है किसमें, यहाँ पर x और y समान अनुपात में है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर x व y समानुपात में है। कैसे पता लगा, देखो यार, चाल तो एक समान है, वो घटेगी नहीं बढ़ेगी नहीं। तो अगर कोई बंदा एक घंटे में 75 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में 2 बार 75 यानी 150 जाएगा। मतलब जैसे जैसे जितने ज़्यादा देर आप ये ट्रेन चलाओगे या चल रही है उतनी ज़्यादा दूरी तय करेगी। क्यों, क्योंकि चाल जो है वो घट नहीं रही है बढ़ नहीं रही है, वो चाल एक समान है। जब भी चाल एक समान हो तो आप याद रखना, तब हम बोलेंगे कि समय और दूरी समान अनुपात में होते हैं। कंडीशन यही है कि चाल घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए, वो एक समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये समान अनुपात में, तो समान अनुपात के लिए अपने को फॉर्मूला पता है, x1 बटे में y1 बराबर होता है x2 बटे में y2। ठीक, तो x1 की वैल्यू देखो, ये x1 समझो, इसे समझो x1, इसे समझो x2, इसे समझो x3, इसे समझो y1, इसे समझो y2, इसे समझना y3। अब इसको भूल जाओ, अभी इतने पे ध्यान दो। x1 बटे में y1 बराबर x2 बटे में y2 है, तो x1 की वैल्यू है 60 बटे में y1 की वैल्यू है 75, x2 की वैल्यू है 20, y2 की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो y1 इधर ले आया मैं, ठीक, तो ये y1 y2 मतलब इधर गया, उधर क्या बचा हुआ देखो 20, इधर वाली चीज़ उधर गुणा में चली गई, नीचे वाला 75 उधर गया, ऊपर वाला 60 नीचे गया। आपका अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार कर देना। एक बार लिखना, ये ऊपर जाएगा यानी 60 गुणे y2 हो जाएगा, ये इधर ऊपर जाएगा यानी 20 गुणे 75 हो जाएगा। अगले स्टेप में जो 60 है उसे नीचे ले आना, ठीक है ना, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो। बाकी अगर आ गया तो अच्छी बात है। तो 15 से आराम से कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ से y2 का मान कितना आ गया, 5 गुणा 5 यानी कि 25। अच्छा, y2 क्या था भाई,
जो y2 है, ठीक है ना, ये क्या है दूरी यानी किलोमीटर में, तो इसका मतलब है ये है 25 किलोमीटर। ठीक, यानी कि 20 मिनट में 25 किलोमीटर जाती है। ठीक, पहला हो गया। अच्छा, अगर मैं दूसरे हिस्से की बात करूं, दूसरे हिस्से में क्या था, दूसरा जो हिस्सा है इसमें था कि 250 किलोमीटर की दूरी करने में जो समय लग रहा है वो बताओ। तो यहाँ पे आप लिख लेना, माना 250 किलोमीटर तय करने में लगा समय, करने में लगा समय बराबर x3, है ना। 250 तय करने में जो लगा टाइम हमने क्या मान लिया, x3 मान लिया है। तो फिर से समानुपात में है, तो यहाँ पे सीधा सीधा वही फॉर्मूला गया डिवाइड वाला, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको होता है, 60/75 बराबर, इसका आप कोई काम नहीं है, मतलब ये तो निकल चुका है, तो ये बटे में ये, यानी x3 बटे में 250। ठीक, तो यहाँ से x3 का मान सीधा सीधा निकाल सकते हो यार। x3 बराबर, देखो 60 अपनी जगह, 75 अपनी जगह, नीचे वाला 250 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, 25 से आसानी से काट सकते हो, 25 यहाँ 75, 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे 250, फिर 3 एकम 3 से काटोगे 60 को 20, 20 गुणा में 10 यानी 200। ठीक है ना, यहाँ पे 10 बच रहा है, यहाँ पे 20 बच रहा है, x3। अच्छा, ये 200 क्या चीज़ है भाई, जो ये है 200, ठीक है ना, वो x क्या गया है, x क्या चीज़ था अपना मिनट में, 200 मिनट है। ठीक है, यानी कि x3 हो गया 200 मिनट। आप चाहो तो इसको घंटे में भी बदल सकते हो, 60 से भाग दे दो, 6 × 18 यानी 3 घंटे। 3 घंटे में कितने मिनट खर्च हो गए 200 के, 180, 60 60 60 60 3 180, कितना बचा 20 और बचा हुआ 200 में, यानी 3 घंटे 20 मिनट। ठीक, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला जो सवाल है इसमें बोला गया, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, देखो अब याद रखना, यहाँ पर फिर से सबसे पहले हमें पहचानना क्या होता है कि कौन सा अनुपात है, लेकिन पहले सारणी बना लेते हैं। देखो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख लेना, लेकिन आप पूरा लिखोगे माना विद्यार्थियों की संख्या, जो विद्यार्थियों की संख्या मैं उसे x मान रहा हूँ और जितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त है उसे मैं y मान रहा हूँ। ठीक है ना, आप पूरा लिखना, माना विद्यार्थियों की संख्या x और पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या y। ठीक, तो 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, x क्या है विद्यार्थी, तो x क्या के लिखोगे 100, और 100 विद्यार्थियों के लिए भोजन कितने दिन चल जाएगा, 20 दिन चल जाएगा, यानी कि y जो है वो दिनों की संख्या है, तो y के आगे लिखोगे 20। अच्छा, इस समूह में 25 और आ जाएं, ऐसा नहीं बोल रहा कि 25 हो, 25 हो, कह रहा है 25 और आ जाएं, मतलब जो पहले से थे वो तो रहे ही रहे, यहाँ पे 25 विद्यार्थी और आ जाए। अच्छा, पहले से कितने विद्यार्थी थे, पहले से थे 100 विद्यार्थी, 25 और आएंगे तो कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 125 विद्यार्थी। अब कितने दिन चलेगी, दिन मतलब क्या y, तो y के आगे देखो y1 y2 नहीं पता, मान लेंगे y2 दिन चलेगी। ठीक है, तो जो इसका उत्तर है हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माना 125, क्योंकि अब टोटल 125 विद्यार्थी हो गए, माना 125 विद्यार्थियों के लिए भोजन, ठीक है, 125 के लिए भोजन कितने दिन लिखे हैं, y2 दिनों के लिए पर्याप्त है, y2 दिनों के लिए पर्याप्त है, ये सब लिख लेना। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर क्या है, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात मतलब क्या, x1 गुणा y1 बराबर होना चाहिए x2 गुणा y2। अच्छा, प्रतिलोम अनुपात क्यों है, क्योंकि यार भोजन जितना था उतना ही है, लेकिन लोग ज़्यादा आ गए, जब ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा खाएंगे तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लोगों के आने से भोजन जल्दी खत्म हो जा रहा है। लोगों की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन भोजन जल्दी यानी समय कम हो गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उल्टा चल रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, तो प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात में ऐसे हम गुणा करके लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से x1 इसे x1 इसे y1,
इसे x2 इसे y2, तो x1 y1 यानी 100 गुणा में 20, x2 y2 यानी 125 गुणा में y2। तो यहाँ से अगर y2 का मान निकाला जाए तो 100 गुणा में 20 अपनी जगह रहेगा, 125 जो था वो नीचे आ जाएगा, 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा 100, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा 25, 125, फिर 5 कम 5, 5 चौक 20, 4 गुणा 4 यानी 16। ठीक है, तो यानी इसको सही से लिखें तो y2 कितना आ गया 16। आप लिख सकते हो 16 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त होगा। अगर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, किसान के पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 और पशु आ जाए तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, वहाँ पे विद्यार्थी थे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पशु हैं, एक ही जैसा है, हो जाएगा, इसको आप कर लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा में 10 की घात 6 क्रिस्टल हैं, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। पहला ये 5 किलो में, दूसरा क्या 1.2 किलो में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माना चीनी बराबर x किलोग्राम। चीनी को मैं x किलोग्राम में ले रहा हूँ यहाँ पर, और क्रिस्टलों की संख्या, ठीक है, और क्रिस्टलों की संख्या को मैं y से दिखा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से अगर हम फिर से सारणी बनाएं तो देखो सारणी कैसी नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे x के सामने लिखोगे जो चीनी किलोग्राम में दी गई है, y के सामने लिखोगे जितने उसमें क्रिस्टल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के सामने किलोग्राम में, 2 किलोग्राम में यानी कि 2 kg अगर ये है तो क्रिस्टल कितने हैं, 9 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है भाई, अब इसके बाद क्या बोला गया है, कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। अगर 5 किलोग्राम हो, किलोग्राम के आगे लिख दिया 5, तो कितने क्रिस्टल होंगे हमें नहीं पता, y1 लिख दिया। अच्छा, इसके बाद अगर 1.2 kg है तब कितने क्रिस्टल होंगे ये भी हमें नहीं पता, y3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे y1 भी लिखोगे कोई गलती नहीं है फिर भी, चलो ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यार देखो, जितनी ज़्यादा चीनी का वजन लोगे आप, ठीक है, उतने ज़्यादा क्रिस्टल उसके अंदर आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, जितनी ज़्यादा चीनी लोगे उतने ही ज़्यादा उसके क्रिस्टल होंगे। यानी कि अगर आप चीनी 2 किलो से 5 किलो कर रहे हो तो उसके क्रिस्टल भी बढ़ेंगे ही, यानी इसको बढ़ा रहे हो तो क्रिस्टल भी बढ़ेंगे ही, यानी ये सीधा अनुपात है। तो सीधा अनुपात है यहाँ पर, तो सीधी सीधी बात है कि भाई x1 बटे y1 बराबर होना चाहिए x2 बटे y2 के। तो x1 कितना है 2 बटे में y1 कितना है 9 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, x2 कितना है 5 बटे में y2 नहीं पता। ठीक है ना, इसको आपको कंपेयर करना है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरह से, और ये y1 है, y2 है, y3 है, इस तरह से। ठीक है, ऐसा टेबल में लिखना नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया हर बार। चलो इसके बाद देखो यार, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 गुणा में हो गया y2 बराबर, इसकी इधर गुणा करोगे तो 5 गुणा में हो गया 9 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है, तो y2 बराबर 9 गुणा में 5 यानी 45 गुणा में कितना है 10 की घात 6, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो y2 बराबर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5 गुणा में 10 की घात 6, इतने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखें तो मैंने जब याद करो मानक रूप में लिखना सिखाया था तो कहा था कि दशमलव के पहले एक ही अंक होना चाहिए जो नॉन जीरो, यानी दशमलव एक अंक पीछे लाएंगे तो हो जाएगा 2.25। दशमलव अगर पीछे की सकता है तो घात 1 ज़्यादा हो जाती है, यानी 6 से क्या हो जाएगी 7, तो इतने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, जैसे ये हुआ है ऐसे आप दूसरा वाला कर लेना। ठीक है, y3 भी निकल जाएगा जैसे y2 निकला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, सीधा बता दे रहा हूँ आपको हिंट। देखो आप ये लिख लेना कि x किसको मान रहे हैं, y किसको मान रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लो जो x है वो मैंने मान लिया श्रमिकों की संख्या। तो अगर श्रमिक 15 हैं, यानी 15 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 48 घंटे में पूरा कर देंगे।
ठीक है। वाई आप मान लोगे कि लिया गया समय घंटों में, ठीक है, आप लिख लेना। इसी कार्य को पूरा करने में 30 घंटे में, 30 घंटे है तो समय क्या है वाई, तो वाई के सामने 30 लिखोगे। कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी, x2 मान लिया। कौन सा अनुपात होगा यहाँ पे होगा विलोम अनुपात, यानी कि प्रतिलोम अनुपात। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे जल्दी हो जाएगा, कम लोग काम करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट जा रहा है ना। तो इसको भी आप कर लेना, ठीक है, आराम से इसको आप कर सकते हो। ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, x1y1 बराबर x2y2, ठीक है, सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।